स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं विनायक एजुकेशन ग्रुप पर आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। उस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 9 जो लगभग समाप्ति के कगार पर है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन चर्चा कर रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिकों के महत्व के बारे में, इनके उपयोगों के बारे में। मैंने आपको बताया था इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है गुणात्मक विश्लेषण में, अर्थात किसी भी यौगिक में उपस्थित आयनों की पहचान करने के लिए, मूलकों की पहचान करने के लिए इस उप सहसंयोजक यौगिकों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। प्रथम समूह के Ag+ और Hg2+2 आयनों के परीक्षण में इस का उपयोग मुख्यतः किया जाता है उप सहसंयोजक यौगिकों का। उसी प्रकार से आगे अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो गुणात्मक विश्लेषण के अंदर ही अब हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो दूसरे समूह में यानी द्वितीय समूह के अंदर, प्रथम समूह के अंदर अपनी बात हो गई थी, अब द्वितीय समूह की अपन बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय समूह में सेकंड ए व सेकंड बी के धनायनों के सल्फाइडों के पृथक्करण के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड का उपयोग यहाँ पर करते हैं। इन चीज़ों का आप लोग साथ के साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें अपन पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल में लैब के अंदर प्रैक्टिकल सहित मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार से संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। इस सभी के बारे में अपन लैब के अंदर विस्तार से बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप लोग जो है इसको अभी केवल नोट कर लें, प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो देखिए आप लोग यहाँ पर सेकंड बात करते हैं अपन द्वितीय समूह में। अगला उपयोग के बारे में बात करें गुणात्मक विश्लेषण के अंदर ही, तो द्वितीय समूह में सेकंड ए व सेकंड बी के धनायनों के सल्फाइडों के धनायनों के सल्फाइडों के पृथक्करण, सल्फाइडों के पृथक्करण के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। पीले अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। सेकंड ए समूह के सल्फाइड अविलेय रहते हैं। सेकंड ए समूह के सल्फाइड अविलेय रहते हैं। किसमें? इस पीले अमोनियम सल्फाइड में अविलेय रहते हैं, जबकि सेकंड बी के सल्फाइड सेकंड बी समूह के सल्फाइड, सेकंड बी समूह के सल्फाइड विलयशील संकुल बनाते हैं। विलयशील संकुल बनाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि Sb2H3 एंटीमनी का सल्फाइड है। इसकी क्रिया अपन ने पीले अमोनियम सल्फाइड NH4 S2 जो होता है, इस पीले अमोनियम सल्फाइड से इसकी क्रिया अपन ने करा दी। तो यहाँ पर इस प्रकार से अविलेय यौगिक का निर्माण होगा। 2NH3 का होल 3 2NH3 का होल 3 Sb(H4) का निर्माण यहाँ पर होगा। साथ में सल्फर यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम थायोस्टेबिनेट। अमोनियम थायोस्टेबिनेट यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं अपन तो यदि SN यानी कि टिन का सल्फाइड है SnS2, इसकी क्रिया वही अमोनियम सल्फाइड से करा देते हैं तो यहाँ पर बनता है NH4 का होल 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आप लोग करेंगे, NH4 है अमोनियम, ठीक है। हाँ, तो NH4 का होल 2 SnS3, NH4 का होल 2 SnS3 प्लस S, यानी यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम थायोस्टेनेट। अमोनियम थायोस्टेनेट। अब देखिए आप लोग, देखो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि द्वितीय समूह जो होता है ना, अपन बहुत सारे क्षारीय मूलकों के बहुत सारे समूह अपन पढ़ने वाले हैं। कुल 7 समूह होते हैं क्षारीय मूलक, कुल 7 समूहों में वर्गीकृत किए गए हैं। इसमें प्रथम समूह के अंदर Ag+ व Hg2+2 आ जाते हैं। सेकंड समूह की अपन बात करते हैं तो उसको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, सेकंड A व सेकंड B, और इन दोनों का परीक्षण, इन दोनों के अंदर जो धनायन होते हैं उन धनायनों के सल्फाइडों का परीक्षण करने के लिए, उनका पृथक्करण करने के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। अब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग पीले अमोनियम सल्फाइड को मिलाया और यदि सेकंड ए समूह के सल्फाइड होंगे तो पीले अमोनियम सल्फाइड के अंदर वो क्या रहेंगे, अविलेय रहेंगे, परंतु वो सेकंड बी के हैं तो पीले अमोनियम सल्फाइड के अंदर वो क्या हो जाएंगे, आसानी से विलेय हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से कौन पता लगा लेते हैं कि कौन से फर्स्ट सेकंड ए समूह के हैं, कौन से सेकंड बी के हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपने प्रश्नावली के अंदर पदार्थ लिया हुआ है, पीला अमोनियम सल्फाइड आपने उसमें डाला, यदि अविलेय रहता है, अविलेय संकुल बनाता है तो वो क्या होगा, सेकंड ए समूह वाला होगा, और यदि विलयशील संकुल बनाता है तो वो सेकंड बी समूह वाला होगा। जैसे यहाँ पर ये संकुल बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के संकुल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं अपना आगे की तरफ। और द्वितीय समूह में आगे बात करते हैं इसी के अंदर। द्वितीय समूह में Cu+2 यानी कि जो कॉपर आयन होता है इसका परीक्षण पोटेशियम फेरोसाइनाइड का परीक्षण पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ अभिक्रिया से, साइनाइड के साथ अभिक्रिया से करते हैं, अभिक्रिया से करते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो कॉपर आयन है इसका टेस्ट करने के लिए भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड को काम में लिया जाता है, जो एक प्रकार का संकुल यौगिक का ही उदाहरण होता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर समीकरण के रूप में 2CuSO4, इसकी क्रिया अपन ने करा दी है किससे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्रिया करा दी है तो यहाँ पर बनता है चॉकलेटी अवक्षेप आपको प्राप्त होगा Cu2FeCN का होल 6, यानी इस प्रकार का एक यौगिक बनता है जिसका चॉकलेटी अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि संकुल यौगिक विशेष रंग के होते हैं और इस विशेष रंग के अवक्षेप यहाँ पर बनने के कारण अपन पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर आयन कौन सा उपस्थित है। यदि चॉकलेटी अवक्षेप आपको मिल रहा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते ही चॉकलेटी अवक्षेप मिलता है तो यहाँ पर Cu+2 आयन उपस्थित है, इसका टेस्ट यहाँ पर हो जाता है, साथ में 2K2SO4 यहाँ पर बन जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन द्वितीय समूह के आयनों के टेस्ट यहाँ पर करने के लिए काम में लेते हैं किसको, संकुल यौगिकों को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो संकुल यौगिकों को किस प्रकार से काम में लिया जाता है इसके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे चर्चा को अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और अगला कहाँ पर उपयोग होता है इसका, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्षारीय मूलकों में, अधिकांश क्षारीय मूलकों में टेस्ट लगाने के लिए अपन हमेशा संकुल यौगिकों को ही काम में लेते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों लेते हैं इसका कारण है प्यारे विद्यार्थियों, बता चुका हूं आप लोगों को कि संकुल यौगिकों के अंदर विशेष प्रकार के रंग होते हैं और इन रंगों के माध्यम से अपन किसी भी संकुल की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन रंगों के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा धनायन, कौन सा क्षारीय मूलक यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से धनायनों का टेस्ट लगाने के लिए अपन संकुल यौगिकों को काम में लेते हैं। देखो आगे बात करते हैं अपन, तो तृतीय समूह के आयनों का टेस्ट में भी इसको काम में लेंगे। तो देखो तृतीय समूह में Fe+3 का परीक्षण में Fe+3 का परीक्षण पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन के साथ अभिक्रिया से, विलयन के साथ अभिक्रिया से करते हैं। यानी कि द्वितीय समूह के अंदर Cu+2 आयन का परीक्षण करने के लिए भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड काम में लेते हैं और तृतीय समूह के अंदर Fe+3 का टेस्ट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करते हैं आयरन का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, Fe+3 का टेस्ट करने के लिए भी अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग ही करते हैं। जैसे समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, फॉर FeCl3 इसकी क्रिया करा दी अपन ने 3K4FeCN6 अर्थात पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। क्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बन जाता है Fe4FeCN6, Fe4FeCN6 यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बन जाता है प्लस 12 KCl, प्लस 12 KCl यहाँ पर बनता है। ये जो चीज यहाँ पर बनी है Fe4FeCN6, इसको फेरोफेरिसाइनाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरोफेरिसाइनाइड कहते हैं, जो नीले रंग का होता है। क्या होता है, नीले रंग का ये होता है। तो इस प्रकार से नीले रंग की सहायता से यदि आपने आयरन का टेस्ट करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाया और नीला रंग आता है तो आपका वहां पर Fe+3 आयन उपस्थित है। इस प्रकार से आप लोग टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अगला उपयोग क्या होता है। तो अगला देखो चतुर्थ समूह, चतुर्थ समूह जो होता है इसका टेस्ट करने के लिए भी अपन काम में लेते हैं। तो देखो चतुर्थ समूह में Zn+2 का परीक्षण, समूह में Zn+2 का परीक्षण, Zn+2 का परीक्षण इसके अम्लीय विलयन की, परीक्षण इसके अम्लीय विलयन की पोटेशियम, अम्लीय विलयन की पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड
विलयन के साथ अभिक्रिया से करते हैं, विलयन के साथ अभिक्रिया से करते हैं। देखो अपन ने क्या देखा कि ये जो पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसकी अपन बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। द्वितीय समूह के अंदर Cu+2 का टेस्ट करने के लिए, तृतीय समूह के अंदर Fe+3 का टेस्ट करने के लिए, चतुर्थ समूह में Zn+2 का टेस्ट करने के लिए, सभी के लिए अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग ही करते हैं। ठीक है ना। समीकरण के रूप में मैं आपको बता देता हूं, 2ZnCl2 प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड अर्थात K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, और इससे बनता है Zn2 FeCN का होल 6, Zn2FeCN का होल 6 प्लस 4KCl, और ये जो होता है ये भी नीले रंग का होता है, और नीले रंग के आधार पर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर Zn+2 आयन उपस्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थ समूह के अंदर एक और आयन होता है Na+2 आयन। इसके लिए अपन बात करें तो इसके लिए अपन अलग यौगिक को काम में लेंगे। Na+2 का परीक्षण चतुर्थ समूह के अंदर ही आता है। ये Na+2 का परीक्षण डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन अर्थात DMG डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन DMG के साथ अभिक्रिया से करते हैं, के साथ अभिक्रिया से करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से Na+2 का परीक्षण अपन डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन के साथ अभिक्रिया से करते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन की संरचना कैसी होती है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से कर लेता हूँ यहाँ पर। साथ के साथ आप लोग नोट जरूर इसको करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो भी विषय वस्तु बताई जा रही है उसको अपन लंबे समय तक याद रख पाएं। ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से यहाँ पर बात अपनी हुई है कि चतुर्थ समूह के अंदर Na+2 जो होता है, इसका टेस्ट करने के लिए एक यौगिक काम आता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन। ठीक है। और उस डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन की संरचना कैसी होती है इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए आप लोग, अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, NiCl2 प्लस 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के क्षारीय विलयन में अपना अभिक्रिया करवाएंगे। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, CH3C, ये इससे जुड़ा हुआ है, NOH डबल बॉन्ड NOH इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन DMG की संरचना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब इसकी क्रिया यहाँ पर होती है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन की, तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है संरचना का निर्माण होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए आप लोग, संकुल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये निकल है, निकल से जुड़ेंगे कौन, दाता परमाणु यहाँ पर नाइट्रोजन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, ये इधर हो जाएगा OH, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है जिससे एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, डबल बॉन्ड C और इधर OH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3,
वैसे ही इधर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, संरचनाएं आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से अब ऊपर की तरफ O ले लेंगे अपन, नीचे की तरफ OH अपन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड CCH3 और CCH3 ये इससे जुड़ चुका है। तो इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार का संकुल आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। यह गुलाबी रंग का संकुल होता है, गुलाबी रंग का संकुल यहाँ पर प्राप्त होता है। अब सिंपल सी बात है, यदि गुलाबी रंग आपको मिल रहा है तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पर Na+2 आयन उपस्थित है। ठीक है, साथ में यहाँ पर 2NH4Cl प्लस 2H2O भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि गुणात्मक विश्लेषण के अंदर आपका ये जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह और चतुर्थ समूह, यानी 7 समूहों में से पहले 4 समूहों के अंदर अपन संकुल यौगिकों को काम में लेते हैं और इनके रंगों के आधार पर पहचान करते हैं। किसकी? रंगों के आधार पर अपन पहचान करते हैं आपके विभिन्न प्रकार के आयनों की। तो यह तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कुछ उपयोग इसके और हैं जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आपका यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।